हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसको शॉर्ट में आरएसी बोला जाता है। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे वेल कॉल्विन कॉल्विन साइकिल के ऊपर, है ना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये साइकिल है। एग्जामिनेशन में कंफर्म है कि इससे रिलेटेड सवाल आएंगे ही आएंगे। फिर से जिन बच्चों का थर्मल अच्छे से क्लियर है उनको आरएसी बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर है ये। आपको एक सब्जेक्ट, क्योंकि मैं तो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एक सब्जेक्ट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट भी है, एक सब्जेक्ट आरएसी भी है, और एक सब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं, सिर्फ कंपैरिजन हम ले रहे हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट और आरएसी के ऊपर। तो इन दोनों को अगर देखें हम लोग तो आरएसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेटिटिव व्यू से भी, है ना। और हाँ, आरएसी एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर है, तो इसको एकदम ढंग से और बढ़िया से पढ़ना है और सवाल को देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सवाल क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि एन एयर रेफ्रिजरेशन ओपन सिस्टम operating between 1 megapascal and 100 kilopascal is required to produce a cooling effect of 2000 kilojoule per minute. The temperature of air leaving the cold chamber is minus 5 degree centigrade and at leaving the cooler is 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और कूलर को लीव कर रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेग्लेक्टिंग लॉसेस एंड क्लियरेंस इन द कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर। नेग्लेक्ट कर देना है क्लियरेंस और लॉसेस, कहां पे जो हो रहे हैं, जो कंप्रेसर में और एक्सपेंडर में हो रहे हैं। आपको बताना है मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर आवर, आपको बताना है कंप्रेसर वर्क, एक्सपेंडर वर्क और साइकिल वर्क, आपको बताना है सीओपी, और फाइनली आपको बताना है पावर रिक्वायर्ड टू रन द मशीन। साथ आपको इससे रिलेटेड बिल कॉल्विन साइकिल से रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल कराए गए हैं। यह आज आपके लिए लास्ट सवाल है। हाँ, सबसे पहली बात आप ये चीज कंफर्म कर लेंगे सभी बच्चे कि भाई वेल कॉल्विन साइकिल होता कैसा है। सबसे पहले इसमें हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, तो हम लोग दो डेटा लेकर के चलते हैं। एक डेटा होता है प्रेशर और इधर है वी, इसको बोलते हैं पीवी डायग्राम, और एक हमको जरूरत पड़ता है टीएस डायग्राम का, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इस दो डायग्राम के बारे में हम लोग बात करते हैं। सब कुछ हम सिखा दिए हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे होता है तो ऐसे मान लो। हम सब कुछ समझाए हैं कि कैसे डायग्राम बनता है। आज सिर्फ हम क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने डायग्राम को देखा था बढ़िया से और समझा भी था, बिल्कुल। तो ये जो बना, इसी टाइप से हम लोगों ने 1 2 3 4 ये नामकरण करा था हम लोगों ने। जरूरी नहीं है कि आप नाम यही दे, आपको जो नाम है अलग अलग बुक अलग अलग नेमिंग करते हैं। 1 2 इसको माने 1 2 इसको दे सकता है, कोई भी दे सकता है कहीं भी। हाँ, बिल्कुल। और जहां तक बात कर रहे हैं हम लोग टीएस डायग्राम की, तो इस तरीके से अपना टीएस डायग्राम बनता था 1 2 3 4। क्लियर है, ये सब पुरानी बातें हैं। हाँ,
फिर 1 से 2 कंप्रेसर है, 2 से 3 कूलर है, 3 से 4 एक्सपेंडर है और 4 से 1 रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर है। यहां से हीट को बाहर रिजेक्ट करा जाता है, जो कौन है वो कूलर है, और हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, रेफ्रिजरेटर चैम्बर। क्लियर है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सब बातें सबको समझा दी गई है। बोलो क्लियर है? हाँ, वही बात हो गया। यहाँ पे हीट का रिजेक्शन होने वाला है और यहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन होने वाला है। बिल्कुल, यहां तक की बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम एक बात सिंपली समझाते हैं। यहां पर आपको जो दिख रहा है सवाल में आपको दिखाई दे रहा है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऐसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को कहते हैं जिसमें जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं वह रेफ्रिजरेंट एयर हो। अगर मेरा रेफ्रिजरेंट एयर है तो उसका नाम हो जाएगा एयर रेफ्रिजरेशन। हाँ, तो बात अगर एयर की है तो कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। क्या क्या बातें याद रखनी है? हाँ, 4 CP। अगर हम फॉर एयर की बात करें तो एयर की सीपी की वैल्यू क्या होगी, एयर की सीवी की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी और गामा की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि अपने को पता है कि सीपी की वैल्यू किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। इसकी वैल्यू 0.78 718 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। अगर मेरे को आर की वैल्यू चाहिए तो हम सीपी माइनस सीवी करेंगे, है ना। अगर ऐसा करते हैं तो मेरे को एक मान मिलेगा, वो हो जाएगा 287 जूल पर केजी केल्विन। और एट द लास्ट गामा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीपी बाई सीवी से, और इसको हम यहां पर 1.4 रखेंगे। आप अगर फॉर्मूला याद रखते हैं ये दोनों, तो कोई भी सीपी और कोई भी सीवी का डिफरेंस निकाल सकते हैं और रेशियो निकाल सकते हैं, गामा की वैल्यू आ जाएगी। जिनको नहीं याद रखना है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एयर के लिए ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, जो कि आपको बता दिया गया है। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे, ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग। हाँ, अब एक एक चीज करके समझते हैं बोल क्या रहा है सवाल। इस सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं। बोलता है कि एक एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो 1 मेगापास्कल से ले और 100 मेगापास्कल के टेम्परेचर लिमिट पर काम कर रहा है। 1 मेगापास्कल एंड 100 किलोपास्कल के प्रेशर रेंज में वो काम कर रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा साइकिल देख करके कि इस साइकिल में अगर आप देखें तो दो ही प्रेशर नजर आ रहे हैं, एक P1 जो P4 के बराबर है और एक P3 जो P2 के बराबर है। जो कम वाला प्रेशर है वो P1 होगा या P4 होगा, और जो ज्यादा वाला प्रेशर है वह P2 होगा या P3 होगा। सवाल में साफ बोल रहा है कि जो अपना साइकिल है उसमें जो काम हो रहा है, देखेंगे अच्छे से, P2 कितना मेगापास्कल है, 1 मेगापास्कल है। 1 मेगापास्कल को लिख सकते हैं 1 × 10⁻6 पास्कल। अगर हम इसको 10 × 10⁻5 लिखें पास्कल, तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 10 बार। ये आपको समझ में आया होगा। और यही जो प्रेशर है वह P3 के बराबर है। दूसरी बात, अगर हम यहां पर P1 को देखें तो P1 दिया हुआ है 100 किलो पास्कल। अच्छा, 100 और किलो को हटाएं तो 1000 पास्कल लिखें।
1000 में लिखा जा सकता है 10 का पावर 5 पास्कल। देखिए 2 यहां 3 यहां 5, इस पूरे को हम बार बोलते हैं इसलिए आ गया 1 बार, और यही 1 बार मेरा P4 कहलाया, क्योंकि P1 P4 के बराबर है। जैसे ही आप निकाल लें तो एक बात कंफर्म कर लें कि जो आरपी की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो होता है P2 बाई P1 या फिर P3 बाई P4, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। हालांकि हम दोनों में से किसी को भी यूज करते हैं तो 10/1, क्योंकि P2 अगर देखेंगे तो 10 है और P4 देखेंगे या P1 देखेंगे तो वो 1 के बराबर है। तो प्रेशर रेशियो बच्चा पार्टी क्या आ गया? 10 आ गया। प्रेशर रेशियो आ गया। हम अभी भी बोल रहे हैं, अगर आप वेल कोलवन साइकिल से कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो सारा डेटा पहले कैलकुलेट कर लें, क्योंकि आपको याद है कि एग्जामिनेशन में इजी सवाल तो नहीं आने वाला है। अब पुराना बात तो नहीं है भाई कि सिर्फ थ्योरी से काम हो जाएगा। आपने थर्मल का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि सिर्फ थ्योरी तो नहीं आया था। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल बहुत और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल है ना, ऐसा भी नहीं है कि पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट वाला होगा, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। इसलिए अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल आ रहा है, इसलिए आप लोग भी ढंग से पढ़िए। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यहां तक तो बात समझ में आ गया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस हिसाब से हमने बात करा। अच्छा, बोल रहा है कि इस ऑपरेट कर रहा है इतना और इतना के बीच में, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए कूलिंग इफेक्ट ऑफ 200 किलो जूल पर मिनट। जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कूलिंग इफेक्ट। कितना का? 2000 किलो जूल पर मिनट का। कूलिंग इफेक्ट मतलब कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे दिया मतलब कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे दिया है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे दिया है तो उसको लिख देते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। कितना दिया हुआ है? 200 किलो जूल पर मिनट। ये डेटा भी सवाल में दे दिया है। बहुत बढ़िया बात। आगे क्या बोलता है? बोलता है कि भाई द टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कोल्ड चैम्बर इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्ड चैम्बर को लीव कर रहा है जो एयर, वो कितने टेम्परेचर पे कर रहा है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एंड एट लिविंग द कूलर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कूलर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीव कर रहा है और कोल्ड चैम्बर को -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आ जाए बच्चा पार्टी, फिर से देखें एक बार। आपको बताया गया है कुछ देर पहले ही कि भाई यहां पर है कूलर, तो कूलर यहां से 2 से 3 है, तो कूलर को कहां पे लिफ्ट कर रहा है? 3 पॉइंट पर, क्योंकि बोला है ना लिविंग द कूलर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कूलर भाई 2 से 3 है तो लीव यहां पर कर रहा है कूलर को। तो क्वेश्चन में T3 दे दिया है बच्चा लोग। T3 कितना डिग्री? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी सेंटीग्रेड में रहे आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें, तो 30 प्लस 273 मतलब कि 303 केल्विन। और बोला है लिविंग द कोल्ड चैम्बर, और कोल्ड चैम्बर को लीव कर रहा है। कोल्ड चैम्बर यहां पर है और कोल्ड चैम्बर 4 से 1, क्योंकि ये कंप्रेसर है, ये कूलर है, ये एक्सपेंडर है, ये मेरा रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर है। तो यही बोला कि कोल्ड चैम्बर को जो लीव कर रहा है, तो लीव कहां पर कर रहा है? तो कोल्ड चैम्बर 4 से 1 है तो 1 पे लीव कर रहा है, तो उसकी टेम्परेचर दे के रखी हुई है। T1 दे दिया है बच्चा लोग, कितना? -5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -5 प्लस 273 268 केल्विन। ये सवाल दे के रखा हुआ है। अब देखें, देखिए टोटल आपको नजर आ रहा है, हम सीक्वेंस एकदम सिखा रहे कैसे करना है। देखिए 4 गो पॉइंट है तो 4 गो प्रेशर है, चारों प्रेशर तो आ ही गया है।
अरे भाई P1 P4 पद एक बराबर है और 2 3 बराबर ये प्रेशर। तो ये चारों प्रेशर तो आ गया। अब हम चारों टेम्परेचर निकालेंगे। तो ई टेम्परेचर और ई टेम्परेचर तो आ गया। क्या आप लोगों को पता है कि 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है बच्चा लोग तो लिख सकते हैं फॉर प्रोसेस 1 से 2, क्या हम लोग T2/T1 P2/P1 गामा -1/गामा लगा सकते हैं। फिर से जिन्होंने थर्मल बढ़िया से नहीं पढ़ा पिछले, वो एक बार पढ़ ले, फिर से वापस से वीडियो देख ले अपना, जहां भी वो क्लास लिए थे, और फिर आरएसी पढ़ें, ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। अच्छा, T2 नहीं मालूम है, T1 हमको पता है, तो T1 चला जाएगा उधर 268, P2 पता है 10, P1 पता है 1, 1.4 माइनस 1/1.4। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या चीज, T2 के बारे में। बोलो क्लियर है? और यहां से जब हम T2 कैलकुलेट करेंगे तो मान आने वाला है 517.78 केल्विन। ये मेरा आ गया क्या चीज, T2। उसी प्रकार से बच्चा लोग फॉर प्रोसेस 3 से 4, याद है 3 से 4 भी कौन सा प्रोसेस है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना। 2 गो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और 2 गो आइसोबारिक प्रोसेस होता है। तो ये कंप्रेसर वाला और एक्सपेंडर वाला ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो यहां भी लगा देंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, T3/T4 इंटू P3/P4 पावर गामा -1/गामा। देखिएगा T3 पता है अपने को, क्योंकि सवाल में दे के रखा हुआ है T3 है 303, T4 नहीं मालूम 10/1, 1.4 माइनस 1/1.4। अगर देखें हम तो इसको लिख सकते हैं 303 10 का पावर 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4, ये हो जाएगा T4 के बराबर। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास डेटा कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 156.83 केल्विन। अगर पॉइंट के बाद एक आध डिजिट कैलकुलेशन में एरर हो रहा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझिए। अच्छा, तो मेरे पास T2 टेम्परेचर आ गई, T4 टेम्परेचर आ गई, मेरे पास T3 आ गया है, दिया हुआ है, T1 आया हुआ है, तो सारा कुछ निकल गया। अब आइए सवाल पे। सबसे पहला सवाल पूछा है मास फ्लो रेट पर आवर, है ना, वही ना बोला, मास ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर पर आवर। देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, अपने को ये बात पहले से पता है कि अगर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है Cp। चूंकि रेफ्रिजरेशन कहां पर मिल रहा है, तो जिस प्रोसेस में हीट एब्जर्व हो रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहा है, एब्जर्व कर रहा है, तो भाई 4 से 1 यही पे ना है। तो देखिए, याद क्या रखना है, Cp, ध्यान से सुनना, Cp बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, यही याद रखना है। चूंकि यह रेफ्रिजरेशन किसके लिए, रेफ्रिजरेटिंग कितने के लिए, तो बोला है पर केजी मास के लिए। हमको पर केजी मास नहीं चाहिए, हमको वही पूछ रहा है कितना केजी मास। तो हम यहां पर एम डॉट गुना कर देंगे। एम डॉट क्यों गुना किए, एम डॉट का यूनिट है केजी पर मिनट। ऐसा हम काहे किए, देखिए, अगर हम इसका यूनिट केजी पर मिनट कर देते हैं
इसका यूनिट पता है किलो जूल पर केजी पर केल्विन इनटू, और ये है केल्विन, है ना। केल्विन से केल्विन कैंसल, इससे ये कैंसल, तो बच गया किलो जूल पर मिनट। क्या आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है, जिसको आप कूलिंग इफेक्ट बोल रहे हैं, क्या कूलिंग इफेक्ट उसी यूनिट में दिया हुआ है? इसीलिए हम लोग जो एम है उसके यूनिट किस में लेके चले हैं? केजी पर मिनट में। देखिएगा, ये है 2000। बोलो क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, यहां पर चूंकि किस में है? किलो में, तो इंटू 10⁻³ एम डॉट नहीं मालूम है, सीपी की वैल्यू 1.005, ये भी किलो में लिखा हुआ है, देखिएगा, ये भी किसमें? किलो में, तो इसको भी कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, और T1, T1 आप देख पा रहे हैं 268 है, और माइनस में जो T4 है वह 156.83 है। जब इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 17.9 आ जाएगा केजी पर मिनट। शायद इसकी वैल्यू यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद इसकी वैल्यू 93 है ना, 93 है, तो यहां भी 93 कर दीजिए। ये आ गया किसमें? तो केजी पर मिनट में, हमको चाहिए पर आवर में, तो एम डॉट इज इक्वल टू 17.9 केजी, नीचे में मिनट है तो 60 से भागा दे देंगे तो आवर हो जाएगा। इसका मतलब एम डॉट 17.9 इंटू 60 किलो जूल पर आवर। अगर आप लोग यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि एम डॉट की वैल्यू इतना केजी पर आवर आ रहा होगा, तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरी बात, अब मेरे को पूछा है, ध्यान से समझिएगा, अब मेरे को पूछा है दूसरे नंबर सवाल में कंप्रेसर वर्क। कौन सा वर्क? कंप्रेसर वर्क। हम क्लास में बार बार समझा समझा के, जब आरएसी का बेसिक पढ़ा रहे थे थर्मल से रिलेटेड, तो उस समय हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, है ना, और बताया था बढ़िया से कि कैसे आया है, याद है? गामा गामा -1 एम डॉट आर। चूंकि कंप्रेसर कहां से कहां है बताइए? बिल्कुल सही, कंप्रेसर 1 से 2 है, 1 से 2 है, तो बड़ा टेम्परेचर 2 है, तो T2 माइनस T1। देखिए, गामा 1.4, 1.4 माइनस 1 17.9, याद रहे यह हम केजी पर मिनट में लिख रहे हैं। आर की वैल्यू 287, T2 की वैल्यू कितनी आई है? T2 की वैल्यू आई है 517.78 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? तो T1 की वैल्यू है 268, 268। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आ जाता है कंप्रेसर वर्क। जब इसको अपन पूरा कंप्लीट करके देखेंगे तो जो मेरा पूरा कंप्लीट करके आया है 449182, है ना, 82 जूल पर मिनट, क्योंकि नीचे पर मिनट था, इसको कन्वर्ट करा 449118 किलो जूल पर मिनट। अगला चीज, इसी में एक और सवाल है,
अगला सवाल है एक्सपेंडर वर्क, जिसको हम WE से लिखेंगे। सेम फॉर्मूला गामा, गामा -1 m.r। चूंकि एक्सपेंडर कौन से फॉर्म में है भाई? एक्सपेंडर बोलिए कहां से कहां दिख रहा है? तो 3 से 4, 3 से 4 कोई बात नहीं है, बड़ा टेम्परेचर 3 है, तो T3 माइनस T4। देखिएगा 1.4, 1.4 माइनस 1, 17.9, 287। T3 देखना बच्चा लोग, T3 है 303 और T4 है बच्चा लोग 156.93। एकदम क्लियर, एकदम धीरे 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 करके सब कुछ समझाने की कोशिश करी जा रही है। आपको समय तो देना होगा, तभी जाके आप समझेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंपटीशन पॉइंट व्यू से भी ज्यादा। हम अभी भी बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट को भले कम पढ़ें, ऐसा नहीं बोले कि नहीं पढ़े, पढ़े, सब्जेक्ट है तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन RSC से कभी भी दगाबाजी ना करें। अगर इससे दगाबाजी किए तो भले आप यहां पर भले सेमेस्टर में निकल जाए, भविष्य में आपको ये छोड़ेगा नहीं। और हम अभी भी बोल रहे हैं RSC उसी समय क्लियर हो पाएगा जब थर्मल अच्छे से क्लियर रहेगा भाई, है ना। चले आगे बात करते हैं। तो जब हम इसका वैल्यू इस पर कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो टोटल वैल्यू आती है 2628217 जूल पर मिनट, जिसको हम 262821 किलो जूल पर मिनट भी लिख सकते हैं। अब साइकिल का वर्क बात करते हैं। साइकिल वर्क, साइकिल वर्क मतलब कि W साइकिल। कुछ ना करें, कंप्रेसर का एक्सपेंडर से माइनस कर दे। लॉजिकली खुद सोचें, आपको कंप्रेसर में वॉल्यूम कम होता है, कंप्रेस करने से वॉल्यूम कम होता है, इसका मतलब हमको वर्क निगेटिव, मतलब कि हमको वर्क देना पड़ेगा कंप्रेसर को चलाने के लिए। लेकिन एक्सपेंडर जब ऊपर तक वॉल्यूम बढ़ती है, इसका मतलब एक्सपेंडर हमको वर्क देता है और कंप्रेसर वर्क लेता है। अब खुद सोच के देखेंगे अच्छे से, यहां पर देने वाला 2628 है और लेने वाला 4491 है, इसका मतलब हमको ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए रेफ्रिजरेटर जो होता है वह वर्क ऑब्जर्विंग डिवाइस होता है, उसको वर्क देना पड़ता है। हीट इंजन वर्क देता था, रेफ्रिजरेटर वर्क लेता है। हाँ, आ जाइए अब आगे बात करते हैं। तो भाई इसकी मान आ चुकी है कितनी, 4491, 4491.18 माइनस इसकी वर्क कितनी, इतनी। अगर हम दोनों को घटाएं, है ना, तो दोनों पे घटाने पे आता है 1862.96, किस में, किलो जूल पर मिनट में। कोई दिक्कत नहीं है। अगला तीसरा नंबर सवाल पूछा है COP क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या COP RP का पावर गामा -1 बाई गामा -1। यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/RP है कितनी, 10, है ना, 10 का पावर 1.4 -1 बाई 1.4 -1। जब इस पूरे का कैलकुलेशन करा जाएगा तो आने वाला है 1.073। बोलो क्लियर है, 6। अच्छा, कोई बच्चा चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है COP को, है ना, क्या चीज, तो भाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और बटा वर्क साइकिल, इसी को वर्क इनपुट भी बोला जाता है, क्योंकि हमको वर्क देना पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है।
तो सॉल्व करिएगा तो यहां से भी सीओपी निकाला जा सकता है। अगला सवाल उसी में बोला है पावर रिक्वायर्ड टू रन द मशीन। पावर रिक्वायर्ड टू रन द मशीन। मशीन को रन कराने के लिए कितना पावर का जरूरत पड़ेगा, सब बच्चा को पता है। पावर की यूनिट हम लोग किलो जूल पर सेकेंड मतलब किलो वाट में लिखते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया है कि देखो इतना मेरे पास वर्क आ गया है लेकिन मिनट में, अगर इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर दे तो यही मेरी पावर बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1862.96 डिवाइडेड बाई 60। अब जो आया है वह पावर बन गया है, मतलब 31.05 किलो जूल पर सेकेंड, मतलब 31.05 किलो वाट। यह एक अच्छा सवाल था। एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे, आपको बनाना होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, हम अपने बारे में ही बता रहे हैं। हम ही 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर एचएमटी को भी साइड करते हैं तो, है ना। एचएमटी भी इसी का एक इलेक्टिव का ही पार्ट है। हम ही 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट और एक ये आरएससी। लेकिन हाँ आरएससी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां के लिए नहीं, सेमेस्टर के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव के लिए, कॉम्पिटिटिव क्लास में इससे अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मन से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, है ना, और कुछ अच्छा करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा और एक बार जुड़िए, पढ़िए, है ना, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।